हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में ख़ास तौर पे आज संडे को हम आपको वदूद साजिद साहब से मुलाकात कराते हैं आपकी, और वो अक्सर कानून के मैदान में जो कुछ ख़बरें आती हैं उनको नज़दीक से ऑब्ज़र्व करके कुछ ख़ास उसमें अपने कमेंट्स, ऑब्ज़र्वेशंस देते हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर में दो किस्म के केसेस नज़र आ रहे हैं। जुडिशरी का दो अलग अलग रंग नज़र आ रहे हैं। वो एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को बंद किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, और उनके बारे में हाई कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वहाँ कोई राहत नहीं दी। और जैसा कि सैफुद्दीन सोज़ वाले मामले में भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने कहा कि हमने तो उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं कर रखा, लेकिन वो वीडियो सब लोगों के सामने है जिसमें वो अपनी दीवार से उचक करके मीडिया से बात कर रहे हैं और फिर उनको ऐसे खींच के ले जाते हैं वो सिक्योरिटी वाले। वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। लेकिन उसके साथ साथ निर्मल सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं और स्टेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने श्रीनगर में ही आर्मी डिपो के बहुत नज़दीक, जहां कानून इजाज़त नहीं देता, उससे ख़तरात हैं। हमें अभी बेरूत का वाक़या सामने है, जो धमाका हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, और वो गलत जगह गलत तरीके से रखा गया था। तो वो बहरहाल गैर कानूनी तरीके से मकान बनाते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर भी करता है, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी बिल्कुल शान और शौकत से वो अपने घर में मूव कर जाते हैं। आर्मी भी देखती रह जाती है और अदालत भी। ये आखिर क्या है, ये क्यों है ऐसा, ज़रा ये बताएं। आपकी क्या नज़र है इस पर, क्या है? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही आपके सवाल जो सवाल किए हैं आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन पर डिटेल से भी बात करेंगे, लेकिन मैं एक बहुत मुख्तसर इसका आपको जवाब देना चाहता हूँ कि मई 2014 से और आज जब हम 2020 में बात कर रहे हैं, अगस्त 2020 में, इन 6 सालों में पूरे मुल्क में जुडिशरी के हमें 2 चेहरे नज़र आए हैं। एक चेहरा स्टेट लेवल पर यानी हाई कोर्ट्स में, जहां इंसाफ की रमक अभी बाकी है। कुछ फैसले हाई कोर्ट्स के ऐसे आए हैं कि जिनको हम बड़े फ़ख्र के साथ बयान कर सकते हैं, और लगता है कि इंसाफ ज़िंदा है और शहरियों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो दूसरा चेहरा है वो है सेंट्रल लेवल पर, यानी जो हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट जिसे आप, जहाँ से पूरे मुल्क को इंसाफ की उम्मीद, आखिरी उम्मीद रहती है, आखिरी उम्मीद है, और जहाँ के बाद फिर कोई और कोर्ट नहीं है। वहाँ से आपको इंसाफ मिल गया, ठीक, और अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई तब भी आप नाइंसाफ़ी ही आपके साथ रहेगी कायम, वही कबूल करनी पड़ेगी, जैसे बाबरी मस्जिद के केस में आपको करना पड़ा। तो ये सूरत हाल है। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है, जो वक़ार है और उसकी प्रतिष्ठा जो है, वो दाव पर है लगी हुई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप और हम महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं, बल्कि अब बड़े बड़े लोग भी कहने लगे हैं। मैं आपको एक ताज़ा वाक़या बताता हूँ जो 12 अगस्त बल्कि 13 अगस्त का है। 13 अगस्त को बहुत बड़े हिस्टोरियन है हिंदुस्तान के, रामचंद्र गुहा, उनकी बड़ी इज्जत है और हर कैंप में उनकी इज्जत है, हर पॉलिटिकल पार्टी उनकी इज्जत करती है, और उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने 13 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गिरती हुई साख है उस पर बहुत ज़्यादा सख्त जो है तकलीफ़ का इजहार किया। और उन्होंने ये बात उसमें खुल कर कह दी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी के दौर में हो रहा हो, बल्कि ये कांग्रेस के दौर में भी हुआ है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि कांग्रेस के दौर में जब कोई ऐसा वाक़या होता था तो पब्लिक की तरफ से जब कोई उठकर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने जाता था और उनको तवज्जो दिलाता था कि आपसे ये गलती हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मान लेता था और सुधार कर लेता था। आज ये नहीं हो रहा है। और रामचंद्र गुहा ने जो कुछ लिखा है वो बहुत सख्त बात लिखी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कंट्रीब्यूशनिस्ट लग रहा है, यानी कि
एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत जो कुछ कर रही है उसमें उनका साथ दे रहा है, यानी हाथ बटा रहा है। जी जी जी। अब हाथ बटाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट हाथ बटाए हुकूमत का और इंसाफ मांगने वालों को इंसाफ ना मिले तो ये शायद ये तारीख़ में बहुत ही तकलीफ़ देह बात है, बहुत तशवीशनाक बात है और बहुत ख़तरनाक बात है। इसकी कई मिसालें भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि रामचंद्र गुहा ने कांग्रेस को बख्शा नहीं है, मगर एक बात जो रामचंद्र गुहा ने लिखी है वो बड़ी अजीब है, उसको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी के बाद सबसे ज़्यादा अगर सवालों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट है तो वो इन 6 सालों में है जिनमें बीजेपी की हुकूमत है। और उसने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को जो खुलकर दिखा दिया है कि हाँ हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं, इंसाफ मांगने वालों को इंसाफ नहीं दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इसकी कोई परवाह भी नहीं है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में जो कुछ हुआ था बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भूल सुधार की थी और उसको अपनी गिरती हुई साख की परवाह थी और उसके बाद उसने कोर्स करेक्शन किया था और डैमेज कंट्रोल किया था, लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ये जो 2 वाक़यात आपने गिनवाए, मैं अब इन पे आता हूँ। जी जी। देखिए ये तो बिल्कुल ही ताज़ा है। 11 अगस्त को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इस पर बहस होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ की एक बड़ी पार्टी है और नेशनलिस्ट पार्टी है, यानी उसका झुकाव अलहद की पसंदों की तरफ नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ है। वो हिंदुस्तान के आइन के दायरे में रहते हुए खुद मुख्तारी का मुतालबा करती रही है जी। और वहाँ उसको प्रो इंडिया पार्टी के तौर पर जाना इंडिया जाता है। पार्टी। और उसने ये कहा ज़रूर कि 1956 में जो पोजीशन थी, यानी वहाँ एक सदर होता था, एक वज़ीर आज़म होता था, उसके बावजूद वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मुतालबा करती रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कई मरतबा हुकूमत हो रही है। शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इस वक्त के सदर हैं फ़ारूक अब्दुल्ला, उनके अब्बा थे और वो नेशनलिस्ट है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला कई मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे, 3-4 मरतबा, फिर उनके बेटे रहे, फिर उनके बेटे सेंटर में मिनिस्टर रहे, खुद फ़ारूक अब्दुल्ला सेंटर में मिनिस्टर रहे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये नेशनलिस्ट हैं और पीडीपी से भी ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं। उसके बावजूद इनके 15 लीडरों को, ये जो 2 लीडर हैं फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, ये तो 1 साल तक गिरफ्तार रहे और इन पर NSA भी लगा रहा, लेकिन बहरहाल अब इन पर से हट गया है और उनको कह दिया गया है कि आप आज़ाद हैं। लेकिन इनके बड़े बड़े 15 लीडर हैं जिनको न जाने कौन सी जेल में रखा गया है। फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को पता ही नहीं है। तो अब जब पता ना हो तो ये जिम्मेदारी स्टेट की होती है कि पता लगाया जाए कि फ़लाँ आदमी कहाँ है। अब मैं यहाँ रुककर एक बात आपको बता देता हूँ दर्शकों को कि एक एक्ट है, एक कानून है हैबियस कॉर्पस का, यानी हब से भेजा जिसे कहते हैं, यानी बग़ैर किसी जुर्म के किसी को गिरफ़्तार करके रखा गया है। कहाँ रखा गया नहीं मालूम, ना उसके घर वालों को पता। तो एक कानून है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसके घर वालों को पता होना चाहिए अगर पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। यहाँ पता ही नहीं है, 1 साल हो गया। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की पटिशन डाली थी। 11 अगस्त को उसकी सुनवाई हुई है, अभी बिल्कुल 4-5 दिन पहले। तो इन 15 लीडरों के बारे में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि साहब हमने इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया और ये तो आज़ाद हैं और ना डिटेंशन में लिया गया, ना NSA लगाया हमने, ना PSA लगाया, और ये तो आज़ाद हैं, ना UAPA लगाया और हमने नहीं पकड़ा इनको। ये खामखा का इल्ज़ाम है झूठा। अब ये जिम्मेदारी कोर्ट की थी, क्यों कि हैबियस कॉर्पस में ये कानून हाई कोर्ट को पाबंद करता है कि आप उस आदमी को ये कहें कि फ़िज़िकली पुलिस उस आदमी को हमारे सामने लाकर पेश करे। और ऐसा सैकड़ों मामलात में हो चुका है इसी आज़ाद हिंदुस्तान में कि अदालत ने हुकूमत से कहा कि नहीं आप पहले उस आदमी को लाओ, हमारे सामने लाओ फिज़िकली, हम उसको देखना चाहते हैं कि वो आया ज़िंदा भी है या नहीं, सही पोजीशन में है या नहीं, आपने उसकी मार पिटाई तो नहीं की, हम उसकी मेडिकल टेस्ट कराएंगे।
लेकिन इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। पता ये लगता है कि ये लोग अभी भी कैद में हैं। ये 15 के 15 ना अपने घरों को पहुँचे, ना अपनी पार्टी के दफ्तर को पहुँचे, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर से इनकी मुलाकात हुई, ना कोई राब्ता है, ना कोई राब्ता है। तो एक तो ये हुआ। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हैबियस कॉर्पस में हाई कोर्ट जहाँ एक तरफ बाध्य है कि फिज़िकली उस आदमी को बुलाकर देखे, वहीं इसके उसे इख्तियारात दिए गए हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है और ये कहे कि इसको फ़ौरन छोड़ो। लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर ना इस मामले में दिया। इसके अलावा 252 पटिशन्स ऐसी हैं काज़मी साहब हैबियस कॉर्पस की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कि जो या तो अभी एडमिशन के स्टेज पर हैं, यानी अभी वो अभी एक्सेप्ट भी नहीं हुई, हाँ। या तारीख लगा दी गई है और सुनवाई होनी है, या सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर नहीं हुआ है। 252 और टोटल 500 से ज़्यादा हैबियस कॉर्पस की पटिशन्स हैं। यानी ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने ख़ास तौर पे कहा हुआ है अदालत से कि अभी इस पे फैसला नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसी हालत है, ऐसा लग रहा है। नहीं तो अगर अदालत आज़ादी से फैसला करती तो किसी एक आध के बारे में कहीं तो कोई फैसला होता। अब हाँ। यहाँ एक बात ज़रा सुन लीजिए, रुक कर थोड़ी सी बता रहा हूँ, फिर मैं दूसरे सवाल पे आऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार ऐसी पटिशन्स आती रही हैं जिनमें बताया गया है कि साहब हाई कोर्ट तो कोई तवज्जो दे नहीं रही, आप ही सुन लीजिए। तो उसमें एक यूसुफ तारिगामी की पटिशन है जो 24 अगस्त 2019 को सीताराम येचुरी ने, जो लेफ्ट के बायां बाजू के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपने एक साथी यूनुस तारिगामी की हैबियस कॉर्पस के ख़िलाफ़ एक रिट डाली थी और कहा था कि वो, अच्छा उनका मालूम था कि वो कहाँ हैं, कि वो बीमार हैं बहुत और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनकी बीवी बच्चों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है, यानी सीताराम येचुरी को, पार्टी लीडर को नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई इनको मिलने दो आप, और यूसुफ तारिगामी के इलाज के लिए भी ऑर्डर हुआ कि उनको दिल्ली में लाया जाए। तो बस एक वाक़या तो ऐसा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। मिसाल के तौर पर बहुत लेटेस्ट वाक़या है 29 मई 2020 का। ज़ैबुन्निसा सैफुद्दीन सोज की बीवी हैं। सैफुद्दीन सोज 1 साल से बंद है अपने ही मकान में और नज़रबंदी उन पर लागू है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ज़ैबुन्निसा ने कहा था कि हुजूर आप यहाँ कोर्ट में मेरे शौहर को बुलाइए। 80 साल का लीडर जो कई मरतबा मिनिस्टर रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उससे बड़ा तो नेशनलिस्ट कोई हो ही नहीं सकता, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं। लेकिन एक साहब, एक उनका गुनाह था, मुझे याद आ रहा है। जी, उन्होंने सरकार गिरवाई थी वाजपेयी जी की अपने एक वोट से। वो शायद जख्म अभी तक उन्हें याद है। मैं वही कह रहा हूँ। जी। तो अब अदालत में जब ये बात आई तो अदालत से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जी हमने तो उनको कर ही नहीं रखा, वो तो आज़ाद हैं, जहाँ चाहे जाएँ। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को ठहर कर या तो ज़ैबुन्निसा को डांट लगानी चाहिए थी कि आप ऐसी झूठी गलत पिटीशन क्यों लेकर आई हमारे पास, हमारा वक्त ज़ाय किया आपने, या हुकूमत से कहा जाना चाहिए था कि भाई ठीक है अगर आप वो आज़ाद हैं तो ज़रा सा उन्हें कल या परसों 11 बजे हमारी खिदमत में पेश किया जाए। हाँ, वो भी नहीं किया। लेकिन उसी दिन की वीडियो जो वायरल कर दी मीडिया ने कि वो उचक के अपनी खारदार जो बाढ़ लगी हुई है उनके मकान के बाहर, उसे उचक के बता रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ये कहती है कि मैं आज़ाद हूँ, जबकि मैं अपनी बेटी को देखने जाना चाहता हूँ जो बीमार है, तो ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। और ये आज ही का वाक़या है, यानी 29 जुलाई का। लेकिन अंदर से एक आता है सादा वर्दी में और ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है। और वो कहते हैं आप मेरे इस तरह से वो एक वर्दी में है, एक बगैर वर्दी के, वो दोनों पुलिस वाले। उसके बाद पुलिस वालों ने मीडिया को डांट के भगाया। तो देखिए इस तरह से हो रहा है। अब वो मैं एक दूसरे उसका जवाब दे दूं जो आपने सवाल किया था निर्मल सिंह का। निर्मल सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। निर्मल सिंह पीडीपी बीजेपी सरकार में,
पीडीपी बीजेपी सरकार में, हाँ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में स्पीकर भी रहे हैं, पीडीपी की सरकार में भी स्पीकर रहे हैं, मतलब बहुत सीनियर लीडर हैं। जी जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्मी का एक अम्यूनिशन डिपोट है बान विलेज है के नारगोटा में, वहाँ 5000 मीटर एक जगह खरीदी, मकान बनाना शुरू कर दिया। आर्मी ने उन पे एतराज़ किया, आर्मी ने पुलिस को शिकायत की, आर्मी ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को शिकायत की, आर्मी ने हुकूमत से शिकायत की, और फिर अल्टीमेटली आर्मी ने खुद चौधरी निर्मल सिंह से मिले और कहा कि हुजूर यहाँ मत बनाइए, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता और ये इससे बहुत ख़तरा है, खुद आपको ख़तरा है, हमें भी ख़तरा है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड आदमी हैं और खुदा न खासा कोई बात होती है तो आर्मी का डिपो है असली का, तो कुछ अगर हो गया तो बहुत सारे गांव इससे जद में आ जाएंगे। लेकिन नहीं सुनी। उसके बाद आर्मी एसपी से मिली, एसपी ने अनदेखी कर दी, आर्मी ने एफआईआर कराई, एफआईआर के नतीजे में कुछ नहीं हुआ। आर्मी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गई, अब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट इसको इंश्योर करे कि यहाँ ये मकान ना बने, लेकिन मकान बनता रहा, मकान बनकर तैयार हो गया। अब हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर आया कि आर्मी इंश्योर करे यहाँ कोई आकर ना रहे, लेकिन 23 जुलाई को चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बीवी दोनों मूव कर गए और इस मकान में आ गए। तो ये बहुत ही गैर मामूली किस्म की चीज़ है। देखिए ये क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है? ये जब इतना बड़ा रिस्क लिया जाए, आर्मी के एम्यूनिशन डिपो के साथ में रहा जाए जो कानूनी तौर पर गलत है, उसको भी एक तरह से अनदेखा करके, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि हम बीजेपी के लीडर हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। काज़मी साहब ये सिर्फ यही इशू नहीं है, हाँ। इसमें 3 पॉइंट और हैं वाबस्ता। जी जी। एक तो ये कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जी। आपको पता है फिर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको पता है फिर बना रहे हैं, एक। नंबर 2, आर्मी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है तो आप आर्मी की रिक्वेस्ट को कुचल कर जूतों के तले, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आर्मी के खिलाफ अगर ज़रा सा कोई बोल जाए तो आप उसे देशद्रोह कहते हैं, देशद्रोह। यहाँ आप आर्मी के खिलाफ भी काम कर रहे हैं और उसकी बात मान नहीं रहे हैं, कुचल रहे हैं। तीसरी अदलिया का मामला है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, एक से ज़्यादा ऑर्डर किए हैं जी। तो आपकी नज़र में ना अदालत की कोई इज्जत, ना आर्मी की कोई इज्जत, ना कानून की कोई इज्जत। जी 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 जी। तो ये सूरत हाल बहुत ही गैर मामूली अजीब है। जबकि दूसरी तरफ बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर आर्टिकल 370 पर अभी बहुत कुछ पेंडिंग है। आर्टिकल 370 जिसको 1 साल हो गया, अब बाकायदा उसी तारीख में अयोध्या का राम मंदिर का शिलान्यास भी हो गया, उसके बारे में भी बहुत कुछ पेंडिंग है। आप देखिए मैं आपको बताऊं काज़मी साहब, क्योंकि देखिए जब हम कहते हैं कश्मीर भारत का अटूट अंग है, बिल्कुल अटूट अंग है, वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वो भी तो हमारे भारतीय हैं। जब हम उन्हें भारतीय समझते हैं तो उनकी तकलीफ़ को भी हमें समझना चाहिए और उनके साथ जितना नज़दीकी और अच्छा रिलेशन होगा उतना ही वो एक तरह से नेशनल मेन स्ट्रीम का हिस्सा बेहतर तरीके से बनेंगे। जब इस तरह से होगा कि जहां इंसाफ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से आगे कहाँ जाएं। जी आप आर्टिकल 370 के बारे में। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35A, ये दो जो इश्यूज़ हैं, ये साधारण कोई आर्टिकल रिमूव करने का ही केस नहीं था, बल्कि ये पब्लिक जो आपने आइन और कानून के तहत अपने शहरियों को आज़ादी दे रखी है तमाम बुनियादी हुकूक को अनइंटरप्टेडली फराहम कराने की, और जो शहरी आज़ादी का हक़ है ये उसका भी मामला है। क्योंकि जब आप आर्टिकल 370 हटा रहे हैं, उसके साथ साथ आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन कर रहे हैं, आप लाइनें काट रहे हैं टेलीफोन की, आप मोबाइल बंद कर रहे हैं, आप तो उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? आप दुकानें बंद करा रहे हैं। सरकार से अगर पूछा जाए तो अगर ये जो कुछ आपने किया है वो कानून के तरीके से सही है, आप तो फिर आपको किस चीज़ से ऐसा खतरा है? शहरियों का मूवमेंट रोक रहे हैं आप, मतलब उनकी जितनी शहरी आज़ादी थी उस सब को आप दबा भी रहे हैं। तो खाली उसका मामला नहीं है, 370 को
फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भी सुनना चाहिए था कि उसकी आड़ में शहरियों के हुकूक को कुचला गया था और बुरी तरह कुचला गया। 80 लाख लोगों को दुनिया के बाकी हिस्सों से काट के रख दिया गया। दूध, डबल रोटी, आटा, पानी, ये सब बंद था। अच्छा, अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये बताया सुनवाई में, मतलब ये मेरे लिए अनयूजुअल है क्योंकि मैं 30 साल से कानून की खबरें पढ़ रहा हूँ। चीफ जस्टिस कभी ऐसा नहीं करते, जस्टिस कभी ऐसा नहीं करते। तो चीफ जस्टिस ने बताया कि रंजन गोगोई थे उस वक्त, कि मैंने हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, गीता मित्तल, उनसे टेलीफोन पर बात की है और टेलीफोन तो काम कर रहा है। आप कह रहे हैं कि टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं, और गीता मित्तल ने कहा है कि नहीं टेलीफोन लाइनें काम कर रही हैं, BSNL काम कर रही है। पिटीशन डालने वाले ने यह भी कहा था कि हुजूर वहाँ लाइनें काम नहीं कर रही हैं, टेलीफोन मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं, किस तरह आखिर हॉस्पिटल पहुँचा जाए, किस तरह कोर्ट को अप्रोच किया जाए। जब मूवमेंट इतना सख्त है कि किसी भी लीडर को निकलने नहीं दिया जा रहा है, बीमार को निकलने नहीं दिया जा रहा है, एम्बुलेंस रोक कर सिक्योरिटी वाले घंटों पूछताछ कर रहे हैं और लोग जो बीमार हैं, सीरियस हैं, वो उसी में मर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि बजाय इसके कि आप एट लेंथ आप सुने पटिशन को, 370 सुने, उसी में जो शहरी आज़ादी को कुचला जा रहा है उसको सुने, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं वहाँ तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। रामचंद्र गुहा, प्रशांत भूषण, भानु प्रताप मेहता, करण थापर, ये इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, इन्होंने ये इशू उठाया है और इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर 370 पर जल्दी सुनवाई क्यों नहीं करती। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ, जामिया में जो स्टूडेंट पर जो जुल्म ज़्यादती हुई, आवाम ने की, कहाँ से आए थे वो लोग, कौन थे नहीं पता, पुलिस ने की, अभी तक एक पुलिस वाला भी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसकी सुनवाई के लिए जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग और कहते हैं कि जुल्म और तशद्दुद से बचाइए, तो कितना आसानी से उसे टालती रहती है। हाँ, वो डिले कर देते हैं। अच्छा, नहीं सुनने का वक्त नहीं। अब मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि जुडिशरी के 2 चेहरे। तो जब हाई कोर्ट कोई अच्छी बात करता है और इंसाफ देने की कोशिश करता है, जैसे S मुरलीधर थे, उन्होंने कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि इनकी वीडियोस देखिए और बताइए कि क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए थी, जिसके नतीजे में दिल्ली में फसाद हुआ और उनका ट्रांसफ़र रातों रात उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, चलो अगले दिन जो बेंच दूसरी बैठती है चीफ जस्टिस की, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, जो DN पटेल उनका नाम है, तो वही कम से कम सुनवाई करके अपने पिछले जज की बात को कायम रखते और आगे बढ़ाते। लेकिन उन्होंने पुलिस की बात को सुना, यकीन किया और 1 महीने का वक्त दे दिया। अब वो 1 महीना गुजरे हुए तो बहुत दिन हो गए काज़मी साहब, उसका नहीं पता कि वो कहाँ है। इसी तरह मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जो मज़दूरों को परेशानी हुई, करोड़ों मज़दूर सड़कों पर थे, उनकी 19 हाई कोर्ट्स में रिट पटिशन्स दायर थी। उनमें से 7 हाई कोर्ट्स बहुत अच्छे फैसले दे चुकी थी। अपनी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि इनको फ़ौरन राहत प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं और एक तरह से जो गवर्नमेंट हैं, चूँकि वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे हैं अदालत के सामने खड़े होकर कि साहब ये जो हाई कोर्ट्स हैं ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रही हैं। यानी आप हाईएस्ट कोर्ट में खड़े होके और जो हायर कोर्ट्स हैं आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और एक मरतबा भी चीफ जस्टिस ये नहीं कहते कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप अदलिया की बेइज्जती कर रहे हैं। तो वहाँ भी आप चूक गए, वहाँ भी आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई केस नहीं लगाया। लेकिन जब रामचंद्र गुहा, प्रशांत भूषण जैसे लोग, योगेंद्र यादव लोग जैसे लोग आपसे, एन राम जैसे बड़े लोग, अरुण शूरी जैसे लोग आपसे कहते हैं कि हुजूर अदलिया का वक़ार दाव पर है और आप काइंडली इसको चेक करिए। और जब यतीन ओझा, प्रशांत भूषण इल्ज़ाम लगाते हैं कि जुडिशरी में करप्शन है और रजिस्ट्री को करप्शन का अड्डा बताते हैं, सॉरी अड्डा नहीं, रजिस्ट्री पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आप ये कहते कि हाँ भाई ये बहुत सीरियस एलिगेशन है,
और अदलिया का जो वक़ार, जो हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी अदलिया बहुत अच्छी है पूरी दुनिया में, तो आप ये कहते हैं कि नहीं, अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो ये बहुत सख्त है, हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। आप बजाय इसके कि इंक्वायरी कराते, आपने कंटेम्प्ट शुरू कर दिया, यानी विसल ब्लोवर के, और जो मैसेंजर है उसी को आप शूट कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ होगी, कौन आपके पास इंसाफ की उम्मीद लेकर जाएगा? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। चूँकि सोशल मीडिया पर और ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, आपकी बातचीत बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, काफ़ी आप बारीकी से स्टडी करते हैं अदालतों की ख़बरों को, और ये बहुत ही जानकारी भरा प्रोग्राम होता है। हमारे दर्शक अक्सर उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं आखिर में दर्शकों से अपील करूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लें हमारे पेज को, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद आपका, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। और मैं आखिर में आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वदूद साजिद साहब की और वीडियो देखने के लिए उनका यूट्यूब चैनल है VNI व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल, उस पर जाकर के आप और वीडियो देख सकते हैं, और उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन किया है। आप उस पर भी ज़रूर जाकर के वदूद साजिद साहब की और वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।